हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए, टीआरई 4 और बिहार दरोगा सब के लिए ये पेपर, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टडीज एक ऐसा पेपर है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, आपको जनरल स्टडीज मजबूत रखना चाहिए। ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर भी है जनरल स्टडीज़ का, और ये आपका मेरिट डिसाइड करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट एंड कल्चर पे बेस्ड है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फ्रेंड्स, आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। प्लस इनका जो नॉर्दर्न एक्सटेंट था, सदर्न एक्सटेंट था, ईस्टर्न एक्सटेंट था और वेस्टर्न, ये आपको जरूर माइंड मैप में आप रखेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोथल, चूँकि गुजरात में है, गुजरात इसका आंसर होगा। लेकिन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इट्स एन इजी क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन। आपको याद होगा कि धनानंद को हराने में कैसे चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और इस तरह से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे मौर्यन रूलर्स के इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके टाइम पीरियड और जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था उस समय में, उनके कॉन्क्वेस्ट को आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको याद होगा कि लॉर्ड डलहौसी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था। और लॉर्ड डलहौसी ने ये नियम बनाया था, ये पॉलिसी बनाई थी कि जिसके भी लीगल हायर्स नहीं होंगे, अपने उत्तराधिकारी नहीं होंगे, उसकी टेरिटरी को ब्रिटिश द्वारा जब्त कर ली जाएगी। और उसी थ्योरी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 में इस थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885 एट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था। आपको याद रखना है कि 1885 में पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, तो रमेश चंद्र बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था और उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको याद रखना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई से लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 1942 को, और ये स्लोगन दिया था डू और डाई का महात्मा गांधी ने। ठीक, करो और मरो का नारा। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन विच किंगडम। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग थी गुप्त काल में, और इसको कौन बनाया था, कौन से गुप्त रूलर ने इनको बनाया था, तो बनाया गया था ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। आपको याद रखना है इसको। 5th सेंचुरी में इसको बनाकर तैयार किया गया था और इसको तहस नहस किसके द्वारा किया गया था, तो इसको तोड़ा गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको 12वीं सदी में डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से आपको याद रखना है फ्रेंड। तो इट वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग विच पीरियड, तो ये था आपके गुप्त काल में। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज प्रीमियरली इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखिए परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको ये याद रखना चाहिए ईयर, इन 1793। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, इन 3 प्रोविंसेस में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में लिख रहा है आपका बंगाल एंड बिहार, तो आप इसको टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अ गुड क्वेश्चन। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ऑफ कोर्स एनी बेसेंट थी। कब थी, 1917 में जब आईएनसी का सेशन कलकत्ता में हुआ था, तब एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट, तब इसका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि चूंकि ये पहली महिला प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट अगर पूछता तब सरोजनी नायडू इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द बुक इंडिया विंस फ्रीडम वाज ऑथर्ड बाय। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन थे। इनके ऑथर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक,
ये बहुत अच्छी किताब थी, इंडिया विंस फ्रीडम। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारा जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था, आप सोच कर कमेंट में बताइए कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भक्ति संत कबीर वॉज ए डिसाइपल ऑफ, तो कबीर किनके शिष्य थे, उनके गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे बेस्ड है। नेक्स्ट सेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था, ये तो डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन जब ओरिजिनली संविधान लिखा गया था उस समय 8 शेड्यूल्स था। ठीक है, इन 8 शेड्यूल्स के नाम आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब आपको याद यूएसएसआर से लिया गया था। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यूएसए से क्या लिया गया था, तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूके से क्या लिया गया था, तो यूके से जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, वो लिया गया था। ठीक, आयरलैंड से क्या लिया गया था, तो डीपीएसपी लिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अभी जगदीश धनखड़ साहब ने रिजाइन किया, नए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बने राज्यसभा के, आप कमेंट करिए कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज प्रीमियरली एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप, ऑफ कोर्स वीट। ठीक है, 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो वीट के प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया। पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे इलाके को डायरेक्टली हरित क्रांति से लाभ हुआ। ठीक है, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं। आपको ये भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, कब रिप्लेस हुआ था, 2015 में। और नीति आयोग जब आई तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया गया। अब जीएसटी कब लागू हुआ फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइए जीएसटी कब लागू हुआ। 2017 1 जुलाई। जीएसटी की खूब ज़्यादा चल रही है इन दिनों, इसलिए आपको याद रखना है डेट, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन कौन सा डील करता है, तो आर्टिकल 21A। और राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था, तो 2009 में लाया गया था। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद रखना है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है ना, जिसमें 21A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जिसके तहत 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जो भी बच्चे होंगे उनको एलिमेंट्री एजुकेशन अनिवार्य रूप से देना है, मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ये आर्टिकल 21A आपको याद रखना है। अब बाकी सारे आर्टिकल्स किन किन चीज़ों को हो आपको रिलेट करना है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, अभी आपको बताना है कि पहला फाइनेंस कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1951, 1951 में। ठीक है, द करेंसी नोट्स आर इंडिया आर इशूड बाई, भारत में करेंसी नोट्स छापने का अधिकार किसको है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ करेंसी नोट्स छापती है। चलिए, थर्ड सेक्शन जो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड से है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अच्छा, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्यों से गुजरती है, चलिए पहले हम लोग वेस्ट से ईस्ट चलते हैं। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और किसे गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें से पंजाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे गुजरेगी, ठीक, तो नॉट पास थ्रू बोल रहा है पंजाब, आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इस इजी क्वेश्चन, गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी को क्या बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है, गोदावरी दक्षिण गंगा है। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहती है। ठीक है, मानसरोवर लेक से इसका उद्गम है, और ये अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है। यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए, द दनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, अब आपको बताना है कि दनकन पैसेज किसके किसके बीच है। इसका आंसर कौन 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 दे सकता है। दनकन पैसेज ये आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार का कौन सा है, आपको वो भी याद रखना है। तो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक वहाँ का हाईएस्ट पीक है। और सबसे दोनों अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। बैरन आइलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि वोल्केनिक आइलैंड है, बैरन आइलैंड, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ये एक इजी क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बहुलता अधिक है भारत में। आप देते हैं आम, महुआ, नीम, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ही ट्रीज हैं। तो अधिकतर बहुलता ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की है। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीपन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग। तो ये क्लाइमेट को क्लासीफाई करता है, कीपन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। अब आपने 2 क्रॉप्स का नाम सुना होगा, खरीफ और रबी क्रॉप्स। ठीक है, 2 तरह के क्रॉप्स हैं, आप इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स कौन से हैं। तो आप बताइए इसमें से खरीफ और रबी क्रॉप कौन है, इसका आंसर दीजिए। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, बाकी वीट यानी गेहूँ, सरसों और बार्ली ये सारे आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। बताइए इस कॉफ़ी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। हमारे देश में अगर बात करें तो कर्नाटक सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर वर्ल्ड में पूछें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में ज़्यादा कॉफ़ी की उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और वो होता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा डेल्टा क्या होता है। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो नदी के द्वारा जो सेडिमेंट्स और एलिवियल डिपॉजिट्स लाए जाते हैं, और समुद्र में जब ये नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे डेल्टा नुमा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन एलिवियल डिपॉजिट्स के जमाव के कारण एक डेल्टा नुमा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। ठीक है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ऑफ कोर्स रेड प्लैनेट इज मार्स। मार्स को लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, आयरन की बहुलता के चलते। ठीक है, ये ग्रह लाल दिखता है इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सुनामी इज ए वर्ड फॉर विच लैंग्वेज। तो ये जो शब्द है सुनामी ये जैपनीज शब्द है। अब अगला सेक्शन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सन। ठीक है, सन में कौन सा रिएक्शन चलता है आपको याद रखना है। सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन चलता है। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज़ करके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। बताइए ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा। एक चीज़ आप और भी एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जब भी आप MCQ सॉल्व करें तो उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपकी गलती कम होने की संभावना, नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस, मान लीजिए आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता है, बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप रिलेट करिए कि क्या ये उसका आंसर हो सकता है। उससे भी आपको पता चलेगा कि कौन आप सही जो ऑप्शन है उसको नज़दीक आप पहुँचेंगे। ठीक है, तो एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है MCQ ट्राई करने का, आप उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी का करेक्ट आंसर नहीं पता है तो वो भी एक तरीका है सही ऑप्शन तक पहुंचने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। बताइए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। अब सनलाइट के एक्सपोजर में कौन सी विटामिन हमको मिलती है, विटामिन डी। अब आप बताएंगे विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है।
ठीक है। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड, ये तो इजी क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस कैसा हो सकता है, नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, एक द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द ब्लड ग्रुप विच इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर इज, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दिया जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। तो फ्रेंड्स ये ओ नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। बैलेंस एंड पोस्चर किससे मेंटेन होता है, तो ये सेरेबेलम का काम है। ठीक है, सेरेबेलम का काम है हमारे बैलेंस और हमारे शरीर का पोस्चर मेंटेन करना। ठीक, इसमें आप होमवर्क ये करेंगे कि आप बाकी सारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस, इन तीनों के फंक्शंस को आप एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, एक इजी क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड। कोविड-19 इज ए डिजीज कॉज्ड बाय अ, कोविड-19 वायरस के चलते हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेक्शन है सॉरी, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। इस सेक्शन को मैं होमवर्क देती हूँ, आप इसको होमवर्क करेंगे, काफ़ी इजी सेक्शन है। देखिए, रीजनिंग बहुत इजी लेवल का रीजनिंग है, बहुत इजी लेवल का है। आप ये आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन एजुकेशन, पेडागोजी एंड एजुकेशनल सिनेरियो इन इंडिया, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है एडीओ के एग्जाम के लिए खास करके, तो इन क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मकाउले को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आरटीई वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। 2009 में आरटीई आया था। मैंने आपको पहले बताया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में इंट्रोड्यूस किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट्स में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45। ओके फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पिएजेट द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन द एज ग्रुप ऑफ, तो 0 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स एज ग्रुप में ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IQ स्टैंड फॉर, इंटेलिजेंस कोशेंट, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन नई तालीम वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो नई तालीम का ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा रखा गया था, ये काफ़ी प्रचलित मुद्दा है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा फ्रेंड्स, जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एडीओ की, उनको एक चीज़ याद रखना है कि आप जब एडीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फेजिंग आउट ऑफ ऑल मदर टंग इंस्ट्रक्शन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सिर्फ मदर टंग इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली फेज आउट कर देना, ये ऑब्जेक्टिव एनईपी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरली एम्स एट, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करना है, मतलब प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE स्टैंड्स फॉर, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये वर्ड CCE यूज हुआ है, तो उसका मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, पहली ओपन यूनिवर्सिटी भारत में कब खुली थी, कहाँ खुली थी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी के साथ हार्वर्ड गार्डनर का नाम आता है, हार्वर्ड गार्डनर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है।
हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये तो इजी है, ये क्वेश्चन नीतीश कुमार। ठीक है, चूँकि आप अब देखिए अब कौन आते हैं, ये ऑप्शन चेंज हो सकता है। हर घर जल मिशन इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी बिहार सरकार की, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है और आप बताएंगे यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि पूरे भारत का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड जस्टिस डिलीवरी में काफ़ी दुविधा होती है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है और आर्टिकल 44 के तहत इसको डीपीएसपी में भी इंक्लूड किया गया है। विक्रम एस वॉज इंडियाज़ फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एस वॉज इंडियाज़ फर्स्ट, विक्रम एस क्या है भारत का, तो विक्रम एस भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, रॉकेट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ होस्ट हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मत्स्य संपदा योजना इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर, मत्स्य से आप समझ रहे होंगे फिशरीज सेक्टर का ये योजना है। All right, next question, who is the author of the book The India Way Strategies for an Uncertain World, तो ये किताब को किसने लिखा है, इस किताब को लिखने वाले हमारे एस जयशंकर साहब हैं, जिन्होंने लिखा था द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्वतमाला परियोजना is a national ropeways development program launched by the government of India. It falls under which ministry? तो it falls under Ministry of Road Transport and Highways. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट 2023 में कहाँ हुआ था, ये तो बहुत पॉपुलर समिट था 2023 का, भारत में हुआ था। नेक्स्ट, द पीएम स्वनिधि स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत किनको क्रेडिट दिया गया, ये स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, कुछ छोटा बिजनेस यूनिट डाल सकें, सब्जी बेचने वाले को या किसी तरह का जो ठेला लगाते हैं उनको, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, बिहार स्पेसिफिक एंड अदर्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बताइए विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, भागलपुर में, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी किस पाल रूलर ने बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, द सोनपुर कैटल फेयर, बहुत बड़ा सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर पे मेले पे कई गीत गाए गए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया इज हेल्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स, तो ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कृष्ण सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड इन गया। अब आपको थोड़ा सा ये भी प्रिपेयर कर लेना है कि महाबोधि टेम्पल कब बनाया गया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महाबोधि टेम्पल आपका गया में है। असल में इसमें दो चीज़ें हैं, गया की अगर आप बात करेंगे तो गया में दो है, एक तो महाबोधि का टेम्पल है और एक है विष्णुपद टेम्पल। ठीक है, विष्णुपद टेम्पल है। तो विष्णुपद का टेम्पल जो है वो रानी अहिल्या के द्वारा बनाया गया था, अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। ठीक, और महाबोधि टेम्पल सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन है, सन गॉड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, जल जीवन हरियाली कैंपेन किस स्टेट का इनिशिएटिव है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पहले तो बिहार गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स चल रही हैं उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है सारे स्कीम्स को प्रिपेयर कर लेना। तो जल जीवन हरियाली कैंपेन ये बिहार सरकार ने चलाया था, बिहार गवर्नमेंट की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्ध स्मृति पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार, बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ है, तो ये पटना में है।
विच फोक डांस ऑफ बिहार इज परफॉर्म विद स्टिक्स। स्टिक्स के साथ कौन सा फोक डांस बिहार का परफॉर्म होता है? तो ये होता है आपका जाट जटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक रिवर ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री। गंडक रिवर किस कंट्री से ओरिजिनेट होता है? तो ये नेपाल से होता है। ठीक है, नेपाल से होता है, नेपाल के महाभारत रेंजेस से होता है गंडक रिवर का ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके आंसर कीज हैं जिसको आप देख लेंगे प्रैक्टिस के बाद। चलिए, तो आपकी तैयारी, आप इस तरह से डेली 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। डेली आप 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इससे आपकी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लेवल बढ़ जाएगा, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। कीप प्रिपेयरिंग, गुड बाय एवरीवन। चलिए, बाय बाय।